हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एमईजी 10 का, जो कि है ब्लॉक सेकंड से यूनिट फोर्थ तोरू दत्त असर्शन ऑफ इंडियन लाइफ। तो सबसे पहले हम जो है तोरू दत्त की लाइफ के बारे में जानेंगे, इनकी बायोग्राफी जानेंगे, इसके बाद जो है इनका लिटरेरी करियर देखेंगे और इसके बाद एज अ अर्लीस्ट इंडियन वुमेन राइटर इनका क्या योगदान रहा है लिटरेचर में वो जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि तोरू दत्त कौन थी। वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन इंग्लिश वुमेन राइटर और पोइट थी, जो कि बहुत ही फेमस थी और वो लिखा करती थी इंग्लिश और फ्रेंच में। और उन्होंने जो है एक अपनी अलग पहचान बनाई थी, मार्क बनाया था लिटरेचर में, इन स्पाइट ऑफ हर प्री मैच्योर डेथ, जबकि उनकी जो डेथ थी वो मात्र 21 साल में हो गई थी इसके बावजूद भी। तो अब हम जो है इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनकी बायोग्राफी जान लेते हैं। तो तोरू दत्त एक बहुत ही फेमस बंगाली फीमेल राइटर, पोइटेस, ट्रांसलेटर थी। इनका जन्म जो था 4 मार्च 1856 में कोलकाता, बंगाल में हुआ था और इनकी डेथ जो थी 30 अगस्त 1877 में हो गई थी, 21 साल की उम्र में, बहुत ही छोटी एज में। इनके फादर का नाम था गोविंद चंद्रा दत्त और इनकी मदर का नाम था क्षेत्रा मोनी दत्त। तो ये जो दत्त फैमिली थी ये बहुत पहले से ही जो छोटा सा ग्रुप था बंगाल में 18th सेंचुरी में इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस का, उनमें से एक थी, मतलब पढ़े लिखे लोगों में से एक थी, बहुत ही नामची लोगों में से एक थी कलकत्ता में। और उस टाइम जो थे जो तोरू दत्त के ग्रैंडफादर थे, इनका नाम था नीलमोनी दत्त। तो ये जो नीलमोनी दत्त थे ये राजा राम मोहन रॉय एंड अदर्स के साथ मिल करके जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी इंग्लैंड से, उनके साथ फ्रेंड्स थे ये लोग। और ये लोग जो है मतलब बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है राजा राम मोहन रॉय, तो हर कोई जानता है इनके बारे में, मैंने इनके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। तो ये जो दत्त फैमिली थी ये काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई थी क्रिश्चियन मिशनरीज से और इंग्लिश राइटिंग से, इंग्लिश कल्चर से। इवन तोरू दत्त के जो फादर हैं गोविंद चंद्रा, इन्होंने तो अपनी फैमिली के साथ मिल करके धर्म परिवर्तन भी कर लिया था क्रिश्चियनिटी में 1862 में। और तोरू दत्त के जो फादर हैं गोविंद, इन ये जो थे इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो है काफ़ी अच्छी पोस्ट पर काम करते थे। और तोरू दत्त के मदर और फादर दोनों ही राइटर और पोइट थे और तोरू दत्त के अंकल भी राइटर थे। तो इनकी फैमिली से मतलब काफ़ी कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश लिटरेचर में। तो तोरू दत्त के जो है दो भाई बहन भी थे। तो तोरू दत्त की बहन का नाम था अरु और तोरू दत्त के भाई का नाम था अबजू। तोरू दत्त जो थी सबसे छोटी थी अपने भाई बहन में और इन सबको ही इंग्लिश एजुकेशन दिलाई गई थी। तोरू ने जो है फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली लैंग्वेज सीख रखी थी, इनको काफ़ी लैंग्वेजेस आती थी। तोरू के ब्रदर जो अबजू है, इनकी डेथ जो है 14 साल की उम्र में हो जाती है 1865 में ट्यूबरक्लोसिस के कारण। और जिससे इनकी फैमिली को जो है काफ़ी सदमा लगता है। अपने बेटे की डेथ के लगभग 4 सालों के बाद 1869 में जो गोविंद दत्त है वो अपनी फैमिली के साथ जो है इंडिया को छोड़कर यूरोप चले जाते हैं। यूरोप में ये जो है 1 साल जो है फ्रांस में बिताते हैं और 3 साल इंग्लैंड में बिताते हैं। और ये लोग ऑल्सो मतलब ये लोग जो है विजिट करते हैं, इटली और जर्मनी भी जाते हैं बीच बीच में, ऐसे विजिट करते रहते हैं। तो दत्त फैमिली जो है सेल्ड बैक करती है इन इंडिया 1873 में जो है ये लोग मतलब 4 साल यूरोप में रहने के बाद वापस इंडिया आ जाते हैं। बट तोरू दत्त को जो है फ्रांस के लिटरेचर से मतलब फ्रांस के कल्चर से और वहाँ की चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। वो इंडिया वापस आने के बाद जो है जो बंगाली लाइफस्टाइल था उसको अपना नहीं पा रही थी, बंगाली कल्चर को अपना नहीं पा रही थी। लेकिन इंडिया वापस आने के बाद ही जो है तोरू दत्त ने अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद 1874 में जो तोरू दत्त की सिस्टर है अरु, इनकी जो है अचानक से मौत हो जाती है मात्र 20 साल की उम्र में। तो तोरू को जो है बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, वो डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगती है। क्योंकि तोरू ने जो है अपनी बहन को ही नहीं खोया था, सिर्फ उन्होंने एक ऐसे इंसान को खोया था जो उनके सबसे ज़्यादा करीब था उनकी फैमिली में। और इसी के कुछ सालों के बाद जो है 1877 में जो है मात्र 21 साल की उम्र में जो है तोरू की भी डेथ हो जाती है। तो इनके भाई बहन की डेथ भी अर्ली एज में हो गई थी और तोरू की डेथ भी बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी। तो ये तो थी तोरू की बायोग्राफी। अब हम जो है तोरू दत्त का लिटरेरी करियर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका जो वर्क था, पहला वर्क ये था ए शेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड। तो ये जो वॉल्यूम था ये था फ्रेंच पोइम्स का वॉल्यूम था, जिसको जो है तोरू ने ट्रांसलेट किया था फ्रेंच से इंग्लिश में अपनी और इन्होंने जो है अपनी बहन अरु के साथ मिल करके इसको ट्रांसलेट किया था। लेकिन इसमें जो है 165 पोइम्स
थी और जिसमें से सिर्फ 8 अरु ने ट्रांसलेट की थी, बाकी की सब जो है तोरू ने ट्रांसलेट की थी। तो इसका फर्स्ट एडिशन जब पब्लिश हुआ 1876 में, तब तोरू जो थी जिंदा थी। तो ये हुआ था साप्ताहिकी संवाद प्रेस ऑफ भवानीपुर ने इसको पब्लिश करवाया था। और जब इसको पब्लिश करवाया था तो इसमें जो है कोई प्रीफेस और इंट्रोडक्शन नहीं था, इसको ऐसे ही पब्लिश करवाया था। और इसका जो सेकंड एडिशन था 1878 में जो पब्लिश हुआ था, इसमें जो है मेमोर इंक्लूड था। उनके फादर ने जो मेमोर लिखा था, मेमोर होता है एक तरह से इंट्रोडक्शन देना, जो कि इनके हार्ट ब्रोकन फादर ने लिखा था, क्योंकि ये जो सेकंड एडिशन था ये इनकी मौत के 1 साल के बाद पब्लिश हुआ था। और ये जो न्यू एडिशन थी इसमें 30 फ्रेश ट्रांसलेशन थी, मतलब 30 न्यू पोइम्स थी, जो मतलब पिछली 165 पोइम को मिला करके ऑलमोस्ट 200 पोइम हो गई थी अब जो सेकंड एडिशन में। और इसका थर्ड एडिशन जो है 1880 में पब्लिश हुआ था, जो कि मैशर केगन पॉल ने करवाया था लंदन में। तो थर्ड एडिशन इसका लंदन में पब्लिश हुआ था। तो इस वर्क के जो है पब्लिश होने के बाद जो है इसके जो रिव्यू थे वो बहुत ही फेवरेबल थे, मतलब बहुत ही अच्छे इसको क्रिटिकली एक्लेम मिला। क्रिटिक्स ने इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की इस वर्क की। और ये जो था बहुत ही फेमस वर्क माना जाता है, सबसे फेमस वर्क में से एक माना जाता है तोरू दत्त का। तो नेक्स्ट जो है बिफोर हर डेथ, मतलब उनकी डेथ से पहले तोरू दत्त ने जो है पब्लिश करवाए थे फ्यू प्रोज एसेज, जो कि जिसमें इंक्लूड था एक तो हेनरी डेरिजियो के ऊपर भी लिखा था, जो कि बंगाल मैगजीन में जो है पब्लिश हुआ था। तो आफ्टर हर डेथ हर फादर डिस्कवर्ड अमंग हर पेपर्स, इसके फादर को जो है इनके पेपर्स में से जो है 2 अनपब्लिश्ड नॉवेल्स मिली, जिसमें से फर्स्ट थी फ्रेंच नॉवल। तो एक फ्रेंच में लिखी गई थी जो कि नॉवल, जिसका नाम है ली जर्नल डी मैड मोजेले दी अरबेरस, जो कि 1879 में पब्लिश करवाई गई थी आफ्टर तोरू दत्त की डेथ के बाद। और ये जो फ्रेंच नॉवल थी ये पहली किसी भी इंडियन के द्वारा ऐसी नॉवल थी जो कि फ्रेंच में लिखी गई थी। इससे पहले ना ही किसी मेल ने और ना ही फीमेल राइटर ने जो है फ्रेंच में कोई नॉवल नहीं लिखी थी। तो ये फर्स्ट नॉवल थी इंडियन नॉवल जो कि किसी इंडियन के द्वारा जो है फ्रेंच में लिखी गई थी। तो ये जो फ्रेंच नॉवल है इसमें जो है तोरू दत्त ने जो है मिड 19th सेंचुरी का टाइम दिखाया है, फ्रेंच सोसाइटी का, फ्रेंच कल्चर के बारे में बताया है इस नॉवल में। और इस नॉवल को जो है बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था, जो कि पेरिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा किया गया था, जिनका नाम है पृथ्विंदर नाथ। और उन्होंने इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ये जो फ्रेंच नॉवल है। तो जो सेकंड नॉवल है जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी तोरू दत्त के द्वारा, तो ये थी बियांका द यंग स्पेनिश मेडन, जो इसको भी जो है तोरू दत्त की डेथ के बाद ही पब्लिश करवाया गया था। इनके फादर को ये वाली नॉवल इनके फादर को मिली थी। तो ये जो थी पहली ऐसी नॉवल थी जो कि किसी वुमेन राइटर के द्वारा, इंडियन वुमेन राइटर के द्वारा इंग्लिश में लिखी गई थी। इससे पहले किसी भी वुमेन ने जो है इंग्लिश में जो है नॉवल नहीं लिखी थी। तो ये भी फर्स्ट नॉवल थी। तो जो नेक्स्ट फेमस वर्क है जो तोरू दत्त के द्वारा लिखा गया है, और ये भी जो है इनकी मतलब डेथ के बाद ही पब्लिश्ड हुआ है, और इसका नाम है एंशियंट बैलाड ऑफ लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान। तो ये तो इनका बहुत ही फेमस वर्क है, क्योंकि इसमें इन्होंने जो है जो इंडियन माइथोलॉजी करेक्टर है उनका यूज़ किया हुआ है, और जो इंडियन जो संस्कृत का जो क्लासिक लिटरेचर है उसका यूज़ किया हुआ है। तो ये इन्होंने कैसे यूज़ किया हुआ है ये देख लेते हैं। जबकि तोरू दत्त को जो है यूरोपियन एजुकेशन और ट्रेनिंग मिली थी बचपन से ही, लेकिन फिर भी तोरू जो थी वो दिल से तो इंडियन थी ना, क्योंकि तोरू दत्त की जो मदर थी इन्होंने चाइल्डहुड से ही इनके दिल में जो है प्यार पैदा कर दिया था ओल्ड लेजेंड के प्रति। जो पुराण होते हैं, महाभारत होते हैं, रामायण होते हैं, उनकी स्टोरीज सुना सुना करके। और क्योंकि तोरू को जो है ओल्ड संस्कृत क्लासिक पढ़ने के कारण जो है काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज का ज्ञान प्राप्त हो गया था, नॉलेज हो गया था। और उनकी जो इमेजिनेशन थी, उनके दिमाग में जो है बहुत ही कलर्ड पिक्चर बन चुकी थी इन सारी जितनी भी हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनकी। और इनकी जब ये पिक्चर इनके दिमाग में बनी तो इन सब चीज़ों को इन्होंने जो है अपने काम में यूज़ किया। ये जो कि इनका एंशियंट बैलाड एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान, इस वर्क में इन्होंने यूज़ किया है बहुत अच्छे से। अपना जितना भी नॉलेज इन्होंने इकट्ठा किया था बचपन से लेकर के, मतलब अपनी मदर से जो कुछ भी सीखा था और खुद पढ़ के जो भी सीखा था,
तो जब ये वर्क जो है पब्लिश हुआ तो क्रिटिक्स ने भी इस वर्क को जो है बेस्ट वर्क इन इंग्लिश माना, और ये हमें दिखाता है कि तोरू दत्त को कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडियन ट्रांसलेशन में और इंडियन माइथोलॉजी में। अकॉर्डिंग टू लोकिता बासु, एक लिटरेरी क्रिटिक्स है, इन्होंने कहा है कि पहली बार जो वेस्ट वाले लोग हैं, मतलब जो वेस्ट वाले लोग हैं, उनको जो है किसी ने बताया है द सोल ऑफ इंडिया, ट्रू सोल ऑफ इंडिया को प्रेजेंट किया है, वो भी इंग्लिश पोइट्री के माध्यम से ही, मतलब जो इंग्लिश में लिखी हुई पोइट्री है उसी के माध्यम से ही। इवन जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने भी इस वर्क की जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके तारीफ की थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो वर्क है ये एक तरह से मास्टरपीस है और ये जो है बहुत ही फेमस वर्क था तोरू दत्त का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तोरू दत्त जो थी बहुत ज़्यादा प्राउड थी इंडियन कल्चर हेरिटेज के ऊपर और रिच क्लासिक लिटरेचर के ऊपर, क्योंकि तोरू दत्त ने जो है इसमें जो पोइम्स हैं उसमें से, मतलब इन में जो है जैसे सीता माता हो गई, सावित्री हो गई, उमा हो गई, और मतलब जितनी भी इंडियन गॉडेस है उनको दिखाया हुआ है, उनके ऊपर पोइम्स लिखी हुई है। जैसे सीता पोइम की तो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है जो कि आपकी MEG07 में है। सावित्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है, और लक्ष्मण, प्रहलाद जैसे मतलब जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है उनका इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है और बहुत अच्छे से इस वर्क में अपने दिखाया हुआ है उन्होंने जो अपना टैलेंट है, और इसी कारण से ये जो वर्क है इनका, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है। तो ये तो हमने देख ही लिया कि तोरू दत्त वॉज ट्रिपलेट इन्फ्लुएंस, मतलब 3 तरह से इन्फ्लुएंस थी, फ्रेंच एजुकेशन से, लेक्चर एट कैम्ब्रिज, इंग्लिश एजुकेशन से, और द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, उन्होंने संस्कृत लिटरेचर की भी स्टडी कर रखी थी। तो ये जो एसिमिलेशन थी, मतलब ये जो मिक्सचर था बिटवीन ऑक्सीडेंट एंड ओरिएंट, मतलब इनको जो था इंग्लिश लिटरेचर का भी ज्ञान था और इंडियन के जो क्लासिक हैं संस्कृत लिटरेचर है उसका भी ज्ञान था, जिसके कारण नरिश हुई इनकी पोइटिक स्किल्स, उनकी जो पोइटिक स्किल थी वो और ज़्यादा उभर के आई। और तोरू दत्त वॉज ए हिंदू बाय बर्थ एंड ट्रेडिशन, वो एक हिंदू थी बर्थ और ट्रेडिशन से, लेकिन एन इंग्लिश वुमेन बाय एजुकेशन, एक इंग्लिश वुमेन थी एजुकेशन से, और फ्रेंच एट हर्ट, उनको जो है फ्रेंच कल्चर बहुत अच्छा था, बहुत पसंद था। ए पोइट इन इंग्लिश, ए प्रोज राइटर इन फ्रेंच। तो इनके वर्क में जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो तोरू दत्त ब्लेंड इन हर सेल्फ 3 सोल एंड 3 कल्चर एंड 3 ट्रेडिशन। तो इन्होंने जो है 3 ट्रेडिशन और कल्चर को जो है, ये मिक्सचर थी इन सब चीज़ों का, और जो हमें इनके वर्क में देखने को मिलता है। हु डाइड एट द एज ऑफ 21, जो कि बहुत ही छोटी उम्र में जो है इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इनका नाम जो है आज भी जो बड़े बड़े इंडियंस हैं, मतलब जो बहुत ही फेमस इंडियन राइटर्स हैं उनमें से लिया जाता है, और इनका नाम आज भी याद है लोगों को, इनका जो वर्क है आज भी याद है। तो इन्होंने इंडियन लिटरेचर में जो है अपनी बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।